हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज आपके एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जो कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया था इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है कि 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमते देखा गया। तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र पड़ता है, उसके जंगलों और गाँवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और लोगों का मानना था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता था, और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। और वह क्या करता था, अनाज की जो छोटी ढेरी होती थी, मतलब कम मात्रा में जो अनाज होता था उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देता था। आगे देखते हैं। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। तो बिरसा ने खुद ही यह बात खुद ऐलान कर दिया था, अपने मुंह से कह दी थी कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है। और दीकुए क्या होते हैं, पहली बात अब इंपॉर्टेंट आ गया, दीकुए होते क्या हैं। तो बाहरी आदिवासी लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? दीकू कहते थे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर बनेगा कि दीकू कौन होते थे, तो आदिवासी लोग जो अंग्रेज होते थे, अर्थात जो हमारे देश के नहीं होते थे, बाहरी लोग को दीकू कहा जाता था। और इन्होंने क्या कहा कि भगवान ने आपकी रक्षा करने के लिए मुझे भेजा है और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, और कुछ समय के भीतर क्या हुआ कि उनके कई मात्रा में अनुयायी हो गए और सब पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानने लगे और लोग उसे भगवान मानने लगे। उन्हें यकीन था कि वह उनको समस्याएं दूर करेगा और करने आया है। तो उन्हें यह यकीन हो गया कि बिरसा इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में होता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा परिवार में प्रश्न बनता है, बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में रहता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ये जो जनजातियां बताई गई हैं उनके बारे में कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि उनमें से कुछ आदिवासी समूह झूम खेती करती थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस पैराग्राफ को इसलिए लिया गया है कि झूम खेती होती क्या है, इसको बताने के लिए। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, झूम खेती क्या होती है। झूम खेती घुमंतु खेती को भी कहते हैं। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? घुमंतु खेती। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। और इस तरह की खेती क्या होता है कि जंगलों में की जाती है और छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ और पौधों को काट देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं। और क्या करते हैं कि जमीन पे जो घास फूस होती है उसे जलाकर राख कर देते हैं, और इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते हैं। और जो राख होती है, जो घास फूस जलाने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है, जिसे राख कहा जाता है, उसे खाली जमीन पे छिड़क दिया जाता है। और इस राख में पोटास होती है, और इस राख में क्या होता है? पोटास होती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इस राख में क्या होता है? पोटास होता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो झूम खेती कैसी की जाती है कि पेड़ों के ऊपरी भाग को काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि जमीन के नीचे तक धूप आने लगती है। उसके बाद क्या करते हैं, घास फूस को जला देते हैं और उसके बाद उसी पे उस जो राख होती है उसको छिड़क देते हैं, जिससे पोटास की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि उर्वरता हो जाती है। उसके बाद यहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं। कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते हैं और कुदाल से जमीन की ऊपरी सतह को खुरस देते हैं। तो ये क्या करते हैं, आगे राख को फैलाने के बाद कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट देते हैं और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरस देते हैं। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते हैं। तो ये खेत को जोतते नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये खेत को जोतते नहीं है। क्या करते हैं, बस बीज रोपते भी नहीं है, सिर्फ खेत में बिखेर देते हैं, मतलब खेतों को खुरस देते हैं थोड़ा थोड़ा और बीजों को बिखेर देते हैं। जब एक बार फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चढ़ पाते हैं। और जब एक बार मतलब एक वर्ष में फसल जब तैयार हो जाती है तो यही प्रोसेस वह किसी और क्षेत्र में करते हैं। वहाँ पेड़ों को काटते हैं, घास फूस को जलाते हैं, उर्वरता फैलाते हैं पोटास की मात्रा से, जो घास फूस जलाते हैं, और इसी तरह वहाँ करते हैं। तो इस प्रकार मतलब इसमें क्या होता है कि एक जगह एक ही बार खेती होती है, इसलिए क्या कहते हैं, घुमंतु कृषि या फिर झूम कृषि कहते हैं। आगे देखते हैं।
वे कई आदिवासी खेत मजदूर थे। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। तो कई आदिवासी खेत मजदूर थे और जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकने भी पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें इस पैराग्राफ को इसलिए लिया गया है कि कई लोग खेत मजदूर थे और मजदूरी के लिए भी जाते थे, लेकिन मध्य भारत में जो बैगा थी वे औरों के लिए काम करने में कतराते थे। तो मध्य भारत की जो बैगा जनजाति थी वे औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। तो बैगा जनजाति क्या थी, खुद को जंगल की संतान मानती थी जो केवल जंगल की उपज पर ही जीवित थी। और ये क्या करती थी, मध्य भारत की बैगा जो थी या खुद को जंगल की संतान मानती थी और केवल जंगल से उत्पन्न जो उपज होती है उसी पे आश्रित रहती थी और उसी पे जिंदा रह सकती थी। वे किसी के यहाँ काम करने के लिए नहीं मानते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ध्यान रखिएगा, मजदूरी करना क्या था, बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मध्य भारत की जो बैगा जनजाति थी वह अपने आप को क्या मानती थी, जंगल की संतान मानती थी और मजदूरी करना क्या मानती थी, अपने आप के लिए अपमान मानती थी। आगे देखते हैं, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पाल के अपनी ज़िंदगी चलाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समूह गाय भैंसों के झुंड पालते थे। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से हो जाएंगे। पंजाब में वन गुज्जर रहते थे ना, पंजाब में वन गुज्जर गाय भैंस को पालते थे और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया, नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया आदि जो समुदाय थे वह गाय भैंस को पालते थे। ये जानवर पाल के अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय, कुल्लू कहाँ है बताइए, हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पड़ता है उसमें गद्दी समुदाय थी, ये गड़रिये की समुदाय थी। ध्यान रखिएगा, ये गड़रिया होते थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो यहाँ 4 समुदाय के बारे में बताया गया है, पंजाब के वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, कुल्लू के गद्दी समुदाय और ये लोग कौन थे, गड़रिया होते थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानवर पाल के अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कश्मीर के बकरवाल और गद्दी समुदाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्षेत्र पूछ सकता है। आगे देखते हैं, आगे बेवड़ एक पॉइंट दिया गया था, चलिए देखते हैं बेवड़ होता क्या है। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या कहलाता है, बेवड़ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो होता है उसमें जो घुमंतू खेती का क्या नाम दिया जाता है, बेवड़ कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में अगर पूछ लिया जाएगा क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, तो उसे झूम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार अन्य अन्य देशों में भी अलग अलग नाम होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, अन्य अन्य देशों में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती होती है उसे बेवड़ कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। अब इसमें बताया गया है कि अंग्रेज के आने से पहले आदिवासियों का कैसा व्यवहार था, उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था और अंग्रेजों के आने के बाद कैसा हो गया। तो अंग्रेज के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रित रखते थे, वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए और ब्रिटिश शासन में क्या हुआ कि उनके कामकाज और अधिकार में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए, उनको बहुत ज़्यादा शोषित भी करने लगे थे अंग्रेज। उन्हें कई कई गाँव में ज़मीन का मालिकाना तो मिला था, उन्हें कई कई गाँव में ज़मीन का मालिकाना मिला था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी और उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी, वे भी आम नागरिक के रूप में ही प्रदर्शित होते थे। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था और ब्रिटिश अधिकारियों ने जो जो नियम बनाए उन्हें यह मानने के लिए बाध्य कर देते थे। उन्हें अंग्रेजों का नजराना देना पड़ता था। और नजराना क्या होता था, कर होता था ना, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। तो उनकी हैसियत क्या हो गई थी, अंग्रेजों के वो प्रतिनिधि समझे जाने लगे थे और वे अपने समूह को मात्र अनुशासित करने के लिए उनका एकमात्र उद्देश्य यही बचा था। वे अब शासन नहीं कर रहे थे, वे अंग्रेजों के प्रतिनिधि हो रहे थे और अपने समूहों पे अनुशासन रखिए, विद्रोह ना हो, बस इनका यही काम हो गया था और ये नजराना भी देने लगे थे। और पहले क्या था, पहले ये प्रशासन थे, पहले वे अपने आदिवासी समूह के राजा के रूप में माने जाते थे। पहले उनके पास तो जो ताकत थी अब वह नहीं रही, तो पहले जो उनके पास ताकत थी वह अब नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए, वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए थे। आगे है, पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे। अब देख लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य के जो झूम काश्तकार जो क्या होता है, कर्तन और दहन कृषि करते हैं या फिर उसे क्या कहा जाता है, घुमंतू कृषि, जिसे मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में बेवड़ कहा जाता है। तो उसमें जो झूम काश्तकार थे वे क्या कर रहे थे उस समय देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे
कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। तो जो झूम काश्तकार थे पूर्वोत्तर राज्य के, वे इस बात पे मतलब लड़ने लगे थे कि वे जैसे जी रहे हैं, जैसे अभी तक जी रहे हैं, हमें वैसे जीने दीजिए, हमें ये झूम कृषि जो होती है हमें वो करने दीजिए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी ही पड़ी। तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन लास्ट में अंग्रेजों को इनकी बात माननी ही पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्से में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई और झूम कृषि करने वाले पूर्वोत्तर राज्य में कुछ कबीलों को जंगल के कुछ हिस्से दे दिए गए और बोला गया कि आप वहाँ घुमंतु कृषि कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को ही राज की संपत्ति घोषित कर दी थी। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति बना लिया। राज्य की संपत्ति का मतलब कि आप उसमें यूज नहीं कर सकते, आप अपनी चीज़ें अपने मन से नहीं ले सकते, यह राज्य की संपत्ति हो गई और इस पर अंग्रेजों का ही हक है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और कुछ जो जंगल थे उन्हें क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ियां पैदा होते थे। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंगल थे अंग्रेजों के लिए, उन्हें आरक्षित वन अर्थात रिजर्व कर दिया गया, जहां अंग्रेजों की ज़रूरतें पूरी होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, इनमें जो रिजर्व जंगल बना दिए गए, इनमें लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं दिया जा रहा था, झूम खेती भी नहीं कर सकते थे, फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे और पशुओं का शिकार भी कर नहीं सकते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि धीरे धीरे वन कानून जो अंग्रेजों ने लगाया उससे बहुत ज़्यादा आदिवासियों को समस्या हुई, क्योंकि इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और कुछ वन जो थे उन्हें आरक्षित वन भी घोषित कर दिया था। इसके बाद कुछ संग्राम भी होंगे, उसको आगे देखते हैं हम। आगे है कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। तो बहुत सारे आदिवासी समूह ने जो ये वन कानून आए अंग्रेजों ने लाए उसका विरोध भी किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और इन्होंने नए नियम को पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। तो कुछ जो आदिवासी समूह थे उन्होंने जो नए नियम बनाए गए थे वन कानून उसको मानने से इनकार कर दिया और जो पहले से परंपरागत रूप से चले आ रहे नियम थे उन्हीं को मान रहे थे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी और कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संग्राम द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के उदाहरण। ध्यान रखिएगा आदिवासी उदाहरण कैसे, इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं। 1906 में असम में कौन सा संग्राम हुआ था, सोंग्रम संगमा हुआ था ना, सोंग्रम संगमा हुआ था। और 1930 में मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, उस समय मध्य प्रांत क्या था, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था उसमें वन सत्याग्रह हुआ था। कब, 1930 में। नोट कर लीजिएगा दो विद्रोह क्यों हुए थे, क्योंकि उन्हें जैसे वो परंपरागत रूप से यूज कर रहे थे जो आदिवासी, उन्हें वैसे नहीं किया जा रहा था, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ लिया। और कब, 1906 में सोंग्रम संग्राम असम में और 1930 में वन सत्याग्रह मध्य प्रांत में। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। आगे है कि वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, संथाल जनजाति के बारे में बताया गया है कि ये वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहते थे। हजारीबाग जो झारखंड में पड़ता है और ये क्या करते थे, ये रेशम के कीड़े पालते थे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये रेशम के कीड़े पालते थे। अगर प्रश्न बन सकता है कि कौन सी जनजाति प्राचीन थी भारत की जो रेशम के कीड़े पालती थी, तो हो जाएगा संथाल, जो कि हजारीबाग में रहते थे। कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। रेशम में व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे। तो रेशम के व्यापारी क्या करते थे, अपने अपने एजेंट सेट किए थे और उन्हें भेज के आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। और जो कीड़े पालते थे उनको ये इकट्ठा कर लेते थे, कौन, रेशम के व्यापारी। 1000 कृमिकोष के लिए 3-4 रुपये ही मिलते थे। ध्यान रखिएगा, 1000 कृमिकोष के लिए 1000 कीड़ों के लेने के बाद 3 ही 4 रुपये मिलते थे उनको, ऐसा था। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेशम के कीड़े कौन सी जनजाति पालती थी, तो वह संथाल जनजाति पालती थी जो वर्तमान झारखंड के क्षेत्र में रहती थी। आगे देखते हैं। आगे है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा गया है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि विभिन्न भागों में जनजाति समूह के ऊपर शोषण बहुत ज़्यादा होने लगा था। कानून जो बदले गए थे वो उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और उनके व्यवहार पर पाबंदियाँ लग गई थी। वे झूम खेती नहीं कर पा रहे थे, वे क्या कर रहे थे, जो वनों से संबंधित उत्पाद होता है उसका यूज नहीं कर पा रहे थे और विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। इससे क्या हुआ कि व्यापारी और महाजन द्वारा जो शोषण हो रहा था, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट था। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि कई बार बगावत भी हो गई। आगे देखते हैं। आगे है कि 1831-32 में कोल आदिवासियों ने
और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी। अब इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बगावत हुए थे उसको दिया गया है एनसीईआरटी में। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने बगावत की, और 1855 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1855 में इसको नोट कर लीजिएगा, 1855 में संथालों ने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, ध्यान रखिएगा। बस्तर विद्रोह जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य भारत में पड़ता है, 1910 में हुआ। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। वर्ली विद्रोह कब हुआ? 1940 में हुआ। वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में पड़ता है। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। बिरसा जिस तरह के आंदोलन कर रहे थे वह भी इसी प्रकार का विद्रोह था। इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा हाईलाइट इसको किया गया है कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, 1855 में संताल विद्रोह हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस्तर विद्रोह 1910 में मध्य भारत के क्षेत्र में, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। और बिरसा मुंडा भी इसी तरह के आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे थे और नेतृत्व करता थे इसके। आगे अब बिरसा मुंडा के बारे में दिया गया है, बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में इनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए थे, चलिए देखते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। तो इनका बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और खेल कूद करते स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई, ध्यान रखिएगा। इनकी परवरिश कहाँ हुई? बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। आगे देखते हैं आगे इनके बारे में और क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। तो बिरसा क्या किए, जो स्थानीय मिशनरी स्कूल था, जो ईसाई मिशनरी स्कूल था, वहाँ जाने लगे। और ये कुछ समय के लिए, ध्यान रखिएगा, आगे चल के ईसाई धर्म को भी मानेंगे, ध्यान रखिएगा, जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। और यहाँ इन्होंने जो मिशनरी थे उनके उपदेश को सुनने का मौका भी मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। वहाँ भी इन्होंने क्या सुना कि ये लोग बताते थे कि जो मुंडा समुदाय था वह स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए तो। यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा था? यहाँ ईसाई धर्म को पालन करने की बात बताई जा रही थी कि अगर आप ईसाई धर्म का पालन कर लेंगे तो आप स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर लेंगे और आप अपना खोया हुआ अधिकार भी पा लेंगे। और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो, मतलब ईसाई धर्म बन जाइए और खराब आदतें छोड़ दीजिए, तो ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बीता। ध्यान रखिएगा, इसमें यह भी बताया गया है पहले बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म का पालन किया, लेकिन जब देखा कि ईसाइयों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म को मान लिया। उन्होंने जनेऊ धारण की, उन्होंने ब्राह्मण धर्म को मान के जनेऊ धारण की और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे, और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। आगे देखते हैं। आगे है कि जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, मुंडा जब विद्रोह बहुत ज़्यादा अपने चरम पर पहुंच गया, चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया, तो 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा मिली, और इन्हें 2 साल की सज़ा मिली। अब इनकी मृत्यु कैसे होती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु हैजे से हो जाएगी, जेल में ही, इसको नोट कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु बाद में होगी हैजे से। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उसके बाद जब 2 साल बाद ये जेल से छूटे तो अपने समर्थन के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को अपने साथ लाने के लिए जो परंपरागत तरीके थे, परंपरागत प्रतीकें थे और भाषा थी, उसको यूज किया। वह आह्वान किया कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, जिसे दीकू और यूरोपी कहा जाता है, को तबाह कर दे। तो उन्होंने क्या आह्वान किया? उन्होंने लोगों को कहा कि उनके नेतृत्व में, मतलब मैं नेतृत्व करूंगा और साम्राज्य की स्थापना के लिए हमें रावणों को विनाश करना होगा। और रावण इन्होंने किसे कहा था? दीकू अर्थात बाहरी लोग को, और यूरोपी मतलब अंग्रेजों को कहा था। आगे है, उन्होंने थाने और चर्चा पर हमला किया। उन्होंने थाने और चर्च, यहाँ चर्च कर लीजिएगा, थाने और चर्च पर हमला किया और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर भी धावा बोला। उन्होंने, मुंडा ने जमींदारों पर हमला किया, उनकी संपत्तियों पर धावा बोला, महाजनों पे हमला किया और थाना और चर्च पे भी हमला किया और जलाया, इनको जला दिया करते थे। अगला पॉइंट है कि सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु कैसे हुई? हैजे से हो गई, इनकी मृत्यु हैजे से हो गई और आंदोलन ठंड पड़ गया। आंदोलन जो था वह ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। अब जो ये आंदोलन हुआ था, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, यह कैसे इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था, चलिए देखते हैं। उसके 2 मायने थे।
पहला था कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकते। तो इस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज सरकार थी वह यह समझ ली कि हमें ऐसे कानून लागू करने पड़ेंगे जिससे कि हमें इनकी ज़मीन को मतलब कब्जा नहीं कर सकते, आदिवासी जैसे जी रहे हैं हमें वैसे जीने देना पड़ेगा। और दूसरा क्या था, दूसरा प्रभाव क्या हुआ इसका कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी भी सक्षम है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि अंग्रेजों से लड़ाई आदिवासी भी लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी संख्या कम है या हमारे पास संसाधन नहीं है, अगर हमें दिक्कत होगी हम अन्याय का विरोध करने के लिए आदिवासी भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसी के साथ चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए फिर आज का सेशन इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप अगर हमारी विभिन्न क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।